जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए। देख लें कि आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देख रहे हैं, गलत कर रहे हैं अपने साथ। अपने माँ बापों के साथ क्या धोखा कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी क्या होगा, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज होगा, याद होगा। चलो हम देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितना परसेंट जलमंडल है? तो 71% जलमंडल है। कितना है? तो 71% क्या है? जलमंडल है। और उसमें से पीने लायक कितना है? तो 0.03% क्या है? पीने लायक है। पृथ्वी पर कुल कितना जलमंडल है? तो 71% जलमंडल है 100% में, और 0.3% में से पीने लायक है। चलिए हम और नेक्स्ट देखते हैं। जल का वितरण देखते हैं। महासागर में जल का वितरण कितना है? तो ये आपका है 97.3, मतलब 97.3% है। बर्फ क्षेत्र कितना है? 02.0% है। भूमिगत जल कितना है? तो 00.68% है। झीलों का लवण जल कितना है? तो 0.008% है। स्थलीय समुद्र नमकीन झील कितना है? तो 0.009% है। वायुमंडल कितना है? तो 0.0019% है। और नदियाँ कितना है? 0.001% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गुजरात का कटिवाड़ क्षेत्र में पहले क्या होता था? भूमिगत जल स्तर में बहुत कठिनाई परेशानी होती थी। तो एक व्यक्ति थे, इनका नाम था राजेंद्र सिंह। क्या थे? राजेंद्र सिंह थे। इन्होंने भूमिगत जल स्तर को बढ़ाए और इन्हीं प्रयासों के चलते इन्हें क्या दिया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज निकलती है, सिंधु निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। कौन कौन? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील से। फिर पढ़ेंगे ज्वार क्या होता है। तो जब समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग ज्वार कहते हैं। फिर भाटा पढ़ेंगे। और लहरें जब अपने न्यूनतम स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती है तो ये क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ये दिन में कितने होता है? दिन भर में, प्रतिदिन में 2 बार होता है। फिर पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। फिर पढ़ेंगे मुंबई कहाँ स्थित है? तो मुंबई अरब सागर के किनारे पर स्थित है। फिर पढ़ेंगे फतेह सागर झील कहाँ है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में कहाँ है? ये फतेह सागर झील है। फिर पढ़ेंगे थलसाला का क्या होता है? यह छोटे घर के पौधे रखने वाला कृत्रिम हाथ है। तो कौन? थलसाला, जिसे हम लोग भोजपुरी में क्या कहते हैं? इसको गमला कहते हैं हिंदी में। फिर पढ़ेंगे अलावन जल के स्रोत कौन कौन से? तो नदी है, ताल है, सोते है, हिमनद है। क्या है? अलावन जल के स्रोत हैं। फिर पढ़ेंगे लवण क्या होता है। लवण में कौन कौन आते हैं? तो महासागरों का जल और समुद्रों का जल क्या होते हैं? लवण में आते हैं। महासागरों जल से हम सोडियम क्लोराइड और प्लस नमक प्राप्त करते हैं। लवणता यानी 1 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। यह महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। कितना है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। फिर पढ़ेंगे मतलब 1000 ग्राम में 35 ग्राम क्या बता, मतलब 1 किलो में 35 ग्राम क्या नमक प्राप्त होता है। फिर पढ़ेंगे इजराइल के मृत सागर में 330 या 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। मतलब एक किलो में कितना? 330 ग्राम लवण मिलता है। कहाँ पर? मृत सागर में सबसे अधिक है। कहाँ? इजराइल में। 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठती है, जिसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। जब 15 मीटर तक ऊंचाई वाला विशाल ज्वारीय तरंग उठेगा उसे कहाँ कहेंगे हम लोग? सुनामी कहेंगे। फिर पढ़ेंगे 26 दिसंबर 2004। कब? 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भयंकर सुनामी आया था। क्या आया था? भयंकर सुनामी आया था। कब? 26 दिसंबर 2004 में। फिर पढ़ेंगे बृहद ज्वार और लघु ज्वार। बृहद ज्वार क्या होता है? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं। तो क्या होता है? बृहद ज्वार होता है। मतलब तीनों एक ही सिद्ध में होंगे तो क्या होगा? बृहद ज्वार होगा। और लघु ज्वार में क्या होगा? जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है। इसे क्या होता है? लघु ज्वार होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग गर्म या महासागरीय धारा क्या होता है, ठंडा महासागरीय धारा क्या होता है। गर्म महासागरीय धारा पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। गर्म महासागरीय धारा कहाँ उत्पन्न होती है? तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। मतलब भूमध्य रेखा से कहाँ जाती है? ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। जैसे कौन है? गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म धारा का गर्म महासागरीय धारा का उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे हम ठंडी महासागरीय धारा। ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है।
ये क्या कहलाती है, सब ठंडी महासागरीय धाराएं कहलाती है। जैसे लेब्राडोर कैसे उदाहरण, लेब्राडोर ठंडी महासागरीय धारा को उदाहरण। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम लोग फिर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये सब धाराएं हैं, इसको हम देखते हैं। जैसे ये देखिए गल्फ एक्सट्रीम धारा यहाँ पर जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये कहाँ जा रही है, ध्रुव की ओर जा रही है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया। देखिए एक जो लाल वाला है क्या है, ये सब गर्म धारा है, और जो हरा ही जो ब्लू वाला है ये सब क्या है, ये सब सभी ठंडी जल धारा है। देखिए यहाँ ये हो गया आपका विषुवत वृत्त हो गया, विषुवत रेखा हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, फिर अलास्का की धारा हो गई, फिर यहाँ पर ये विषुवतीय उत्तरी विषुवत धारा आ गई, उत्तरी प्रशांत धारा हो गई। फिर यहाँ विषुवतीय विपरीत धारा, फिर यहाँ हमबोल्ट पेरू की धारा, ये सब क्या हो गई, इक्वाडोर विपरीत धारा, फिर सब हो गया। फिर अगुलिहास का धारा यहाँ हो गया, ये सब हो गया। फिर ठंडी धारा देखो तो हम लोग ठंडी धारा में आपका आ जाएगा, देखिए लेब्राडोर की ठंडी धारा हो गया, वेनेजुएला की धारा हो गई, पश्चिमी वायु प्रवाह हो गया, फिर यहाँ पर पश्चिमी वायु प्रवाह हो गया, फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह हो गया। सब क्या है, सभी ठंडी जल धारा है। देखिए यहाँ पर वैश्य धारा हो गया, सब क्या है, सभी ठंडी जल धारा है। सब पूछेगा कि जैसे पूछेगा अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा इसमें से बहती है, मतलब कौन, तो ये सब जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, कैनरीज हो गया, उत्तरी विषुवत धारा हो गया, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये सब का अटलांटिक महासागर की सब धारा है। ये सब धारा कहाँ की होगी, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। जैसे यहाँ पर देखिए फाकलैंड धारा क्या है, ठंडी जल धारा है। ये वेनेजुएला की धारा होगी, ठंडी जल धारा है। देखिए यहाँ पे जैसे ये देखिए यहाँ पर जैसे हो गए कि मतलब ये हमबोल्ट पेरू की धारा क्या हो गई, सब ये प्रशांत महासागर की सब धारा हो गई, या यहाँ हिंद महासागर की सब धारा हो गई, तो ये सब पूछता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग महासागर में देखिए ये हो गया अटलांटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये अंटार्कटिक महासागर, यहाँ का दक्षिणी महासागर यहीं पर पड़ेगा, ये हिंद महासागर पड़ेगा। देखिए अगर ये उत्तर में पड़ेगा तो उत्तर प्रशांत महासागर, फिर यहाँ दक्षिणी प्रशांत महासागर पड़ेगा, फिर उत्तर अटलांटिक महासागर, फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो टोटल कितने हुआ, 5। तो टोटल क्या कितने महासागर हो गए, देखिए यहाँ पर टोटल हो गया एक प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। टोटल कितना होगा, 5। आएगा उत्तर, आएगा दक्षिण वाला, इसे 7 हो गए। मुख्यतः 5 है, ऐसे टोटल में उत्तर दक्षिण मिलाकर तो कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर दुनिया का मतलब वर्ल्ड के प्रमुख झील देख लें तो हम लोग। जैसे लेक, यहाँ पर लेक लडोगा झील है, ग्रेट, यहाँ पर कहाँ पर ये पड़ेगा यूरोप महादेश में। फिर लेट जिनेवा झील है, कैस्पियन सागर हो गई, फिर अरल सागर हो गया, बैकाल झील हो गई, फिर मृत सागर हो गया, जिनेवा झील हो गई, लेक चार्ड झील हो गई, मतलब विक्टोरिया झील हो गई यहाँ पर, ये अफ्रीका महादेश में। तंजानिया झील हो गई, फिर मलावी झील हो गई, यहाँ लेक तोबा झील हो गई, यहाँ आयर झील हो गई ऑस्ट्रेलिया में, ये सब। फिर अपना ग्रेट बैरियर झील हो गया, फिर उत्तर कनाडा में ग्रेट स्लैब लेक झील हो गया, फिर सुपीरियर झील, हॉर्न झील, ओंटारियो झील, ईरी झील, मिशिगन झील, सब कहाँ हो, सभी अमेरिका में पड़ जाएगी। फिर पर लेक निकारागुआ, लेक मार्कडिवो, और लेक टिटिकाका, ये सब क्या हो गई, झील हो गई। फिर हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ। विश्व की प्रमुख नदियाँ हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर गंगा नदी हो गई है, यह नील नदी यहाँ पर हो बहती है। फिर यहाँ पर नाइजर नदी, जायर नदी, वोल्गा नदी यहाँ पर हो गई। फिर यहाँ पर मैकेंजी नदी, फ्रेजर नदी, मिशिगन मिसौरी नदी हो गई यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपका मेजा नदी हो गई, पैराना नदी हो गई, येलो नदी हो गई, यांगजी नदी हो गई, यहाँ पर मेकांग नदी होगी, ये डेनब्यू नदी हो गई। फिर ये सब क्या हो गई, ये सब नदी के बारे में हम लोग पढ़िए। फिर यहाँ पर सीन नदी होगी, टेम्स नदी हो गई, यहाँ पर राइन नदी हो गई जर्मनी वाली, ये सब हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इस उदाहरण की कुछ छूट रहा है, देखे नीचे से कुछ छूट रहा है, देखा छोटा है, इसमें से हम लोग देख लेते हैं। जैसे पढ़ेंगे कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएँ मिलती है, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम क्या होता है, मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं, वह क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग,
फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर जैसे उदाहरण में क्या ग्रैंड बैंक एवं डागर बैंक, ये अटलांटिक महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या पड़ेगा, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है कौन, ग्रैंड बैंक और डागर बैंक। और जापान के आसपास क्षेत्र भी मतलब क्या होता है, मत्स्य उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस सब विश्व में सबसे ज़्यादा मछली कहाँ उत्पादन होता है, जापान में होता है। फिर अध्याय 6 में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक कौन कौन है, जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, जंगल हो गया, जीव हो गया, जंतु, घर, सड़क, पुल, मानव, रीति का पर्यावरण घटक हो गया। प्राकृतिक पर्यावरण घटक कौन कौन होंगे, तो वायु हो गया, थल हो गया, जल हो गया, सजीव हो गया। तो वायु में वायुमंडल, जल में जलमंडल, थल में स्थलमंडल, सजीव में जयमंडल। अब मानव निर्मित में कौन हो जाएगा, इमारतें, पुल, स्मारक, पार्क, सड़क, उद्योग, ये सब क्या हो गया, ये सब मानव निर्मित घटक हो गए। फिर पढ़ेंगे भूमध्यसागरीय प्रदेश कौन कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री मध्य के बाद क्या होगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से प्रवाहित होती है। कौन, अमेजन नदी कौन कौन, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से प्रभावित होती है। इस ब्राज़ील की राजधानी क्या, ब्राज़ीलिया, पेरू के लीमा, बोलिविया का लापाज, इक्वाडोर के क्वेटो, कोलंबिया का बोगोटा, वेनेजुएला के कराकस, ये सब राजधानी हो गई। यहाँ देश से क्या होती है, अमेजन नदी गुजरती है। फिर यहाँ की जलवायु क्या होती है, गर्म होती है, नम, आर्द्र, लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है यहाँ की जलवायु अमेजन नदी बेसिन में। फिर पढ़ेंगे अमेजन वर्षा वन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व पढ़ेंगे। कुछ परजीवी पौधे कौन कौन, आर्कटिक एवं ब्रोमीलाइड यहाँ क्या हो गए, प्रमुख परजीवी पौधे हैं। कुछ प्राणी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टुक्कन पक्षी है, गुंजन पक्षी है, ये रंगीन पक्षी, ये वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच इनके होते हैं। किसके, टुक्कन पक्षी। पूछेगा टुकन क्या है, तो पक्षी है, गुंजन क्या है, पक्षी है, ये सब कुछ लंबी चोंच होती है। फिर प्राणी के बारे में, प्राणी है तो बंदर, स्लॉथ एवं चिट्टी खाने वाले टाइपिर पाए जाते हैं। चिट्टी खाने क्या पाए जाते हैं, टाइपिर पाए जाते हैं। और मांस खाने वाले पिरान्या पाए जाते हैं कहाँ पर, अमेजन नदी बेसिन में। फिर पढ़ेंगे यहाँ पर मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ भी पाए जाते हैं। फिर पढ़ेंगे फसलें में टापियोका प्रसिद्ध है और मेनियोक यहाँ का उपनाम कसावा, यहाँ आलू की तरह जमीन के अंदर मिलता है कौन, मेनियोक। और यहाँ की इन लोगों का मुख्य आहार कौन है, मेनियोक है। अन्ना, शकरकंद, कॉफ़ी, मक्का, कोको यहाँ की फसलें होती है। फिर पढ़ेंगे हम लोग मलौका क्या होता है, तो अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं ना, जो मलौका कहलाते हैं। रोमन साम्राज्य के अमेजेंस नामक महिला योद्धाओं के कारण अमेजन नदी का नाम अमेजन पड़ा। फिर पढ़ेंगे अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, अमेजन बेसिन। फिर पढ़ेंगे ब्रोमीलियाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपने पत्तियों में जल की संचित कर रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। किसका, ब्रोमीलियाइड पौधे का। फिर पढ़ेंगे अमेजन नदी बेसिन के लोग कर्तन एवं दहन की पत्ती से खेती करते हैं। कैसे, कर्तन एवं दहन की पत्ती के से खेती करते हैं। फिर पढ़ेंगे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। फिर गंगा की सहायक नदी कौन कौन है, तो यमुना है, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, बैंक से मिलती है। घाघरा, टोंस, गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, सोन, ये सब का है, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ है। सोन पटना के समीप गंगा में मिलती है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछे का है कि मतलब जो सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो पटना के समीप भीटा के पास आसपास मिलती है। और गंगा के दाएं से, मतलब गंगा के दाएं से या नीचे से ऊपर चढ़ गंगा से मिलती है। एवं कर्णाशयम टोंस क्या है, सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इसका ट्रिक क्या है गंगा की सहायक नदी का, तो यमुना गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती है। क्या है, यमुना गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती है। जैसे यमुना से यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, कोसी नदी, क से कर्मनाशा नदी, र से रामगंगा नदी, ग से गंडक नदी, और सिखाती ती से टोंस नदी। ये सब क्या है, गंगा की सहायक ट्रिक है। फिर पढ़ेंगे चंबल एवं बेतवा क्या है, ये उप सहायक नदी है। दोनों चंबल बेतवा यमुना की सहायक नदी है, यमुना किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। फिर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का ट्रिक क्या है, जैसे ट्रिक है सुबह में तारा ने देखा मोर का लाल पंख, सुबह में तारा ने देखा मोर का लाल धन पंख, लाल धन पंख। तो सु से सुबंसरी, त से तिस्ता, दे से दिबांग, म से मानस, क से कामिंग, ल से लोहित, और फिर ध से धन सीरी। ये सब क्या है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का ट्रिक है। फिर पढ़ेंगे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद, सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन के मुख्य क्या है, विशेषताएं हैं। फिर पढ़ेंगे
गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का प्रमुख विशेषता कौन कौन है? तो जब मिट्टी उपजाऊ होती है तो वहाँ का जनसंख्या क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होगा। जहाँ मिट्टी उपजाऊ तो वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। फसलें में धान यहाँ का मुख्य फसलें हैं और गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट, चाय सब क्या नकदी है ETC ऐसे क्या होती है यहाँ मिलती हैं। जैसे गन्ना में यूपी बिहार मिलता है, जूट में पश्चिम बंगाल बिहार मिलता है, चाय असम और बंगाल में ये सब क्या वहाँ मिलता है। फिर पढ़ेंगे बिहार असम में क्या सिल्क का उत्पादन होता है। फिर पढ़ेंगे मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। किस में उगाई जाती है? वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। वनस्पति में पढ़ेंगे सागवान, साग, पीपल, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ मिलता है। कहाँ कौन मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में मिलता है। फिर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। फिर डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वन मिलता है। फिर पढ़ेंगे उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शकुंधरी पेड़ पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, फर से कौन मिलता है? शकुंधरी वन पेड़ पाए जाते हैं। फिर पर वन्यजीवी हम लोग देख लेंगे। वन्यजीवी में हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, एक सिंह वाला गेंडा, बंगाल टाइगर, मगर यहाँ पर मिलता है। जैसे हाथी के लिए चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलता है। बाघ कहाँ मिलता है? जहाँ टाइगर रिजर्व में, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, रामगंगा टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बोरेट, बक्सा, सुंदरबनी सब क्या टाइगर रिजर्व बाघ मिलता है। हिरण में वाल्मीकि नेशनल पार्क हिरण मिलता है, वहाँ बंदर मिलता है। एक सिंह गार्डन में काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में मिलता है। और बंगाल टाइगर सुंदरबन नेशनल पार्क में मिलता है, वहाँ मगर मिलता है। अगर इसका डिटेल्स वीडियो चाहते हैं, मेरे वीडियो है टाइगर रिजर्व, उसको जाकर देख लीजिए, नेशनल पार्क उसमें जाकर देखिए। फिर हम लोग देखेंगे रोहू, कतला, हिल्सा के यहाँ मछलियाँ मिलती है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों क्या है? मुख्य आहार है। क्या? मछली और चावल। मछली और चावल कहाँ का मुख्य आहार है? तो ये पश्चिम बंगाल का मुख्य आहार है। फिर झीलों में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वैलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों को भोजन बनते हैं। कौन? वैलिनेरिया हाइड्रिला क्या है? मछली को भोजन बनते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्थानीय झीलों में स्थानीय खरपतवार के रूप में मिलते हैं। फिर पढ़ेंगे बड़े शहर, इससे 10 लाख से अधिक वाला आबादी, वैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता में लखनऊ है। तो इलाहाबाद किसका? इलाहाबाद गंगा नदी तट पर पड़ता है। कानपुर गंगा नदी तट पर पड़ता है। वाराणसी गंगा नदी तट पर पड़ता है। पटना गंगा नदी तट पर पड़ता है। कोलकाता हुगली नदी तट पर पड़ता है। लखनऊ गोमती नदी तट पर पड़ता है। और हुगली नदी पर ये श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी है। ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है और वहाँ पर हवाई अड्डा भी है। फिर हम पढ़ेंगे पर्यटन के लिए। पर्यटन में सागरा, यमुना नदी में ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना संगम, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और घाट वहाँ का बहुत प्रसिद्ध आरती है। उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ के इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस नेशनल पार्क एवं अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति प्रसिद्ध है। कौन कौन जनजाति मिलती है अरुणाचल प्रदेश में? तो आपतेनी एवं मोनपा एवं सिंगो प्रसिद्ध जनजाति है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। फिर ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम कहाँ कहाँ पड़ता है? बांग्ला भाषा में, इसे बांग्ला भाषा में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या पड़ेगा आपका? जमुना पड़ेगा। चीन में यालुंग तसांग पुचियांग इसका नाम पड़ता है। किसका? ब्रह्मपुत्र के। या यारलुंग जंगबो। तिब्बत में इसे यारलुंग तंगसोपो या सांगबो कहते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे उत्तराखंड में कितना है? 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो पश्चिम बंगाल में 1029 है। बिहार में 1102 है। अरुणाचल प्रदेश में 17 है। भारत में सबसे जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 17 वर्ग प्रति किलोमीटर है। फिर पढ़ेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किए थे। और नमामि गंगा कार्यक्रम की शुरुआत भी 2014 में हुआ था। फिर पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र में, खासकर गंगा नदी में जल में एक प्रकार के डल्फिन पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में सूसू, इस अथवा अंधी डल्फिन कहा जाता है। कहा जाता है सूसी अथवा अंधी डल्फिन कहा जाता है। कहाँ मिलता है? गंगा में खासकर मिलता है। सूसू की उपस्थिति से जल का शुद्धता का पता चलता है। किसकी? जल का शुद्धता का पता चलता है। फिर हम लोग चला अध्याय 7 में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड वायु प्रदूषण के ये सब क्या करता है? वायु प्रदूषण पैदा करता है। ध्वनि को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापा जाता है। और मानव समांतर 80 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो क्या ध्वनि प्रदूषण होगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सांस डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया। किसको? डॉल्फिन को।
इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो प्लेटिनिस्ट गैंगटोका क्या होता है? प्लेटिनिस्ट गैंगटोका किसका डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम था? इसका कब घुस किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है। इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। किसको? डॉल्फिन को। फिर पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या था? वातावरण में CO2 का बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।